मानव जीवन के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसके हम आदी हो चुके हैं। वो हमारे दैनिक जीवन में इस तरह से अनुकूल हो चुका है कि उसके बिना हमारे जीवन नहीं चल सकता है। जैसे कि जलवायु के अलावा जो है हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी भौतिक चीज़ों को भी लाते हैं। अब इसी में से एक ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो कि है प्लास्टिक। प्लास्टिक कहीं न कहीं प्लास्टिक हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इससे हमारा वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। इसके बावजूद भी हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अगर आप देखें तो एक छोटे से शैम्पू की पन्नी से लेके एक कपड़ा वग़ैरह और जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री या फिर बहुत सारी चीज़ों जो होती हैं, वो सब प्लास्टिक की यूज़ के बिना नहीं हो पाती। उन सब चीज़ों का में हम जो है प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज हमें प्लास्टिक प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग भी बहुत कम ही कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज जो है बहुत सारे प्रदूषण और इससे हमारे हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ इसकी वजह से होते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है, हम इसका तो बहुत बड़े तौर पे यूज़ करते हैं और फिर यूज़ करने के बाद या तो हम उस प्लास्टिक को जला देते हैं, जिससे जो है हमें वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, या फिर उस प्लास्टिक को हम ऐसे ही वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो प्लास्टिक हमारे मिट्टी या फिर वार्ड वगैरह या फिर नदियों में चला जाता है और जिससे कि ये जो है वहाँ के जीव-जंतु को भी इफ़ेक्ट करता है। या फिर इस प्लास्टिक का हम रिसाइक्लीकरण करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिसके रिसाइक्लीकरण नहीं हो पाते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, प्लास्टिक क्रेडिट्स। प्लास्टिक क्रेडिट क्या है? क्या यह एक झूठा समाधान है या फिर वैश्विक प्लास्टिक के कचरे का असली इलाज है? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा होगा वो प्लास्टिक और उससे रिलेटेड प्लास्टिक क्रेडिट्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक आया था कि प्लास्टिक क्रेडिट्स अ फॉल्स सॉल्यूशन और द आंसर ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। एक यूएनए की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, तो हम उस रिपोर्ट को देखते हैं। तो each year the world produce about 40 million tons of plastic waste, more than combined weight all of the people on the earth। जो है कि हम जो है प्रत्येक वर्ष 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक को जो है हमारा वेस्ट जाता है, जो कि मोर देन, ये बहुत ही ज़्यादा है, कंबाइंड वेट ऑफ द ऑल द पीपल इन अर्थ। अगर हम सारे दुनिया के लोगों का भी कंबाइंड करके अगर वेट डालें तो ये इससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। सिंस 2022 में यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन ट्राइंग टू ब्रोक द ग्लोबल ट्रेड रेट टू डील ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। यूएनए की तरफ से 2022 में एक समझौते का शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, बट टॉक्स कीप क्लॉस्पिंग particularly on the issue of introduction cap on the plastic प्रोडक्शन। बट ये ऐसा नहीं हो पाया और हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी ये अभी यूएनए की बैठक हुई थी, जिसमें जो है प्लास्टिक के मुद्दों को लेके बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अब हम देखें तो लोकेशन ऑफ प्लास्टिक इन पोल्यूशन ऑफ ओसेन। तो हमें जो है प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है बहुत सारी जगहों पे भी देखने को मिलता है। अब जिनमें से हम देखें तो ये हम सबसे पहले देख रहे हैं अभी इस रिपोर्ट में हम नॉर्थ ओशियन यानी कि महासागरों के अंदर। तो नॉर्थ पैसिफिक के अंदर अगर हम देखें तो 1990 बिलियन हमें नॉर्थ पैसिफिक में देखने को मिल रहा है। इंडिया में देखने को मिल रहा है 1300 बिलियन। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ अंटार्कटिका में 297 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है। साउथ पैसिफिक में 491। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन ओशियन के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आगे अब देखते हैं। ये प्लास्टिक जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा अहम बन चुका है। पैकेजिंग से लेके खाने वगैरह का जो सारा सामान आता है वो सारे भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के अंदर आते हैं, और ये जिससे जो है प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसका एक पहाड़ बन चुका है।
और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है हर साल। जो है 1.1 करोड़ जो प्लास्टिक होता है वो हर साल जो है हमारे महासागर में जाता है। अब इसी समस्या की खोज के लिए प्लास्टिक क्रेडिट्स नाम की एक नई अवधारणा आई है। अब ये प्लास्टिक क्रेडिट्स क्या है? तो प्लास्टिक क्रेडिट्स एक तरह का जो है रिसाइकलिंग है प्लास्टिक का। तो चलिए ये प्लास्टिक क्रेडिट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्लास्टिक क्रेडिट है क्या। तो ये प्लास्टिक क्रेडिट्स जो है कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ प्लास्टिक इन एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट पे प्लास्टिक का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बीन सेवरल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, impacting ecosystem, human health and contributing to the climate। अब ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये जो है हमें बहुत तरह से इफ़ेक्ट करता है। अब ये इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को करता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को भी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाती है। इट्स डिस्टर्ब्ड हैबिट्स, हार्म वर्ल्ड लाइफ थ्रू ingression and entanglements, restless harmless chemicals in the environment। Additionally the production डिस्पोजल प्लास्टिक, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए हम देखते हैं अब ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये जो पर्यावरण पे जो प्लास्टिक का जो प्रभाव है अब वो कैसे होता है, अब चलिए हम देखते हैं। अब जैसे कि जलीय जीवन पर ये इससे जो हमारा इकोसिस्टम भी देखने को मिलेगा। अब प्लास्टिक का कचरा जो होता है वो हम फेंक देते हैं। अब बाढ़ वगैरह या फिर ऐसे कंडीशन भी होते हैं कि कभी कभी वो हम पानी वगैरह जैसी चीज़ों पे फेंक देते हैं, तो वो समुद्र में जाता है, नदियों और नालों के द्वारा झील में जमा हो जाता है, और जिससे कि जो वहाँ का जो जलीय जीव है उनके लिए वो खतरा हो जाता है। कई बार जो है मछलियाँ वगैरह उसे निगल जाती हैं, और जिससे कि वो उनके पेट के अंदर रह जाता है, जिससे कि हानिकारक रसायन के संपर्क में आ जाता है, और ये जो प्लास्टिक जब की वजह से उनकी मौत वगैरह भी हो जाती है। अब भूमि पर इसका क्या प्रभाव होता है कि प्लास्टिक का जो विघटन होता है ना वो मिट्टी के अंदर नहीं गल पाता है, तो वो भूमि के अंदर ही रह जाता है, और जिससे कि वो जो है मिट्टी की जो उर्वरा उपजाऊ क्षमता होती है उसे ये कम कर देता है और भूजल को भी दूषित करता है। अब वायु प्रदूषण कैसे आता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि प्लास्टिक को जला के इसको हटा देते हैं, तो जब ये प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो प्रदूषित गैसें होती हैं वो आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सारी बहुत जहरीली गैस इसके साथ आती है, जिसकी वजह से हमें श्वसन संबंधी और बहुत सारी चीज़ें देखने को समस्याएं हो जाती है और देखने को भी मिलती है। अब इसका जो हम अब पारिस्थितिक तंत्र को ये कैसे प्रभावित करती है, तो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है वो पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करता है। ये जो है जैव विविधता एवं खाद्य श्रृंखला भी इससे प्रभावित होती है। अब ये जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है, तो प्लास्टिक का उत्पादन एवं उसका जो निपटान है उसमें जो है अब हम आगे देखेंगे तो उसमें भस्मीकरण शामिल होता है, जिसमें जो है ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा का भी योगदान होता है। इसी वजह से जो है इसमें जो है जलवायु परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये मैन के द्वारा यहाँ पे फेंके गए। अब ये देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे जो है मछली वगैरह रहती है जो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं खा जाती है। इसके अलावा देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जा रहे हैं और ऑक्सीजन, इनकी क्रिया अलग होती हैं, तो ये सारे इफेक्ट इसके अंदर भी करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, तो ये हमारे जो है इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पे आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉल्ट पॉल्यूशन और ये सारे इम्पैक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी में से। अब हम देखते हैं कि अब ये प्लास्टिक जो होती है वो मैन के हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है। तो ये देखिए इस इमेज से हम इसे भी समझ सकते हैं।
जैसे कि पहले तो हम प्लास्टिक में बंद खाने को भी खाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो कीटाणु वगैरह होते हैं या फिर जहरीली गैसें वगैरह वो हमारे अंदर चली जाती है, तो एक तरह से हम उससे भी बीमारियों को अपने अंदर लाते हैं। अब इसके अलावा जो इससे होने वाली बीमारी होती है बीपीए, थैटलेस, हार्मोनल और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों की भी खतरा हमें होता है। अब ये देखिए इसके अलावा जो है हमें स्क्रीन एलर्जी, आई विज़न फेल्योर या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेडेक की भी प्रॉब्लम इससे होने लगती है और बहुत सारी समस्याएं प्लास्टिक की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी WHO के तहत, जिसमें उसने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उसने कहा कि 90% जो बोतल बंदी होती है ना, उसमें माइक्रो प्लास्ट की मौजूदगी होती है। ये WHO के द्वारा कहा गया है कि जो 90% जब हम बोतल का पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोतल का पानी पीते हैं या फिर हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे भी बोतल वगैरह का पानी लेते हैं, तो ऐसे में जब हम बाहरी जगहों पे जाते हैं तो बोतल के पानी का यूज़ करते हैं, और जिसमें जो है हमें 90% पानी के साथ माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होता है। अब इसके अलावा जो कहा गया है कि 83% जो नल का पानी होता है उसके सैंपलों में भी माइक्रो प्लास्टिक दिए जाते हैं। अब 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक जो है हर साल एक व्यक्ति निगलता है, जैसा कि इसमें बताया गया। अब ये जो सारा चीज़ है वो WWF और न्यूकास्ट यूनिवर्सिटी से पता चला है। अब इसके अलावा जो है प्लास्टिक को जलाने से भी डाइऑक्सिन एवं फ्लोरीन गैस जो होते हैं वो, जिससे कि हमारे फेफड़े में कैंसर का खतरा बढ़ता है। जब हम इसको प्लास्टिक को जलाते हैं तो इसमें बहुत सारी जहरीली गैसों के अलावा डाइऑक्सिन एवं फ्यूरॉन नाम की गैसें भी निकलती हैं, जिससे कि हमें जो है कैंसर का खतरा देखने को मिलता है। अब इसके अलावा देखें तो माइक्रो प्लास्टिक, ये इसका क्या वर्क है, तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो खून और फेफड़ों में भी पाए गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसमें बार बार माइक्रो प्लास्टिक का की बात की गई है, तो माइक्रो प्लास्टिक क्या है वो हम जानते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं वो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। यह पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला, यहाँ तक कि मानव के शरीर में भी पाया जाता है। अब जब भी हम 90% बोतल में भी जब हम बंद बोतल का पानी पीते हैं तो उसमें 90% माइक्रो प्लास्टिक उसके साथ हम लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 83% जो नलों का पानी होता है उसमें भी पाए जाते हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो हमारे खून, फेफड़ों और गर्भानाल में भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो प्लास्टिक का जो उपयोग है किसी न किसी आहार के द्वारा या फिर पानी के द्वारा हम कहीं ना कहीं करते हैं। जब हम बंद पैकेट का खाना खाते हैं तो उससे भी हम माइक्रो प्लास्टिक को लेते हैं। अब ये जो प्लास्टिक क्रेडिट्स हैं, ये प्लास्टिक क्रेडिट्स क्या है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक क्रेडिट है ये कंपनियों को अगर हम आम भाषा में समझे तो कंपनियां प्लास्टिक का उपयोग ऑफसेट करने यानी कि उसका रिसाइकलिंग करने के लिए करती है, जो कि कार्बन क्रेडिट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डीप जानेंगे कि ये होता क्या और ये कैसे इफ़ेक्ट और इसकी क्या रिसाइकलिंग इसकी प्रक्रिया में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कार्बन क्रेडिट है ना वो एक तरह का सिस्टम है। जैसे कि अगर हम एक रिसाइकल तंत्र होता है, जैसे वाटर रिसाइकल, ऑक्सीजन रिसाइकल, ये ऐसे इन सब का जो एक रिसाइकल चलता है, तो इसको भी प्लास्टिक क्रेडिट एक रिसाइकल है, जिससे कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है और उसे दोबारा यूज़ में लाने के लिए। तो ये जो प्लास्टिक के कचरों को कम करने के लिए और उसका दोबारा यूज़ कर को बढ़ावा देने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, और यह एक प्रकार का क्रेडिट है जो कि उन संगठन या परियोजनाओं को जारी करता है जो प्लास्टिक के कचरे को रोकता है या फिर कम करता है या फिर उसे पुनर्चक्रित करता है। अब ये वैसे संगठन और योजना इसके द्वारा दी जाती है जिससे उसकी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो जाए या फिर उसके रोकथाम में इससे मदद मिले। अब इसमें जो है कंपनियां इन क्रेडिट को खरीद कर प्लास्टिक
अब ये कंपनियों के द्वारा खरीदा जाता है और फिर इसके द्वारा वर्क किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है? तो क्रेडिट जारी करना, क्रेडिट बेचना और क्रेडिट का उपयोग करके। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग कैसे की जाती है। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अब हम इस उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह वेस्ट यहाँ से लाया गया, ठीक है? अब ये यहाँ पे इस स्थान पे जाके ये जो यहाँ पे होता है इसका रिसाइकलिंग की जाती है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये देखिए कि वैन है, इसके अंदर डाला गया। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी ऑडिट है, फिर यहाँ पे जो जहाँ पे भी इसका सेंटर वगैरह होगा वहाँ पे इसे डाला जाएगा। फिर इसे जो है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, फिर प्लास्टिक को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद जो इसके प्रोजेक्ट को डेवलप और ये सारी प्रक्रिया से होते फिर ये प्लास्टिक यहाँ से रिसाइकल होगा, फिर पैकिंग होगी, फिर ये पुनः यूज़ में चला जाएगा। तो ये जो है एक जो है रिसाइकल, जैसे कि जल का देख लें या फिर की तरह भी ये चलता रहता है। अगर हम वाटर का देखें तो वाटर का अलग अलग चीज़ों से उसका वाष्पन होता है, फिर वो जो पानी होता है वो संघनन से ऊपर जाता है वाष्पन की क्रिया से, फिर वहाँ पे वो ठंडा होता है, फिर वो पानी जो है नीचे आता है, फिर वो बरसता है, फिर ऐसे जो है जल का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो फिर इसी तहत जो प्लास्टिक का रिसाइक्लिंगकरण है वो ऐसे ही चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ बनती है तो उसे हम दो नज़रिए से देखते हैं, या फिर कोई भी जैसे कि किसी भी कोई भी पॉलिसी वगैरह या फिर कोई भी चीज़ बनती है तो उस पे विचार किया जाता है, एक उसके पॉजिटिव पॉइंट पे और एक उसके निगेटिव पॉइंट पे। अब इसका जो सॉल्यूशन व्यू है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि यह जो है एक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अब इससे जो है कि जो देश में जो रोज़गार वगैरह का है उसमें भी मदद मिलेगी। जैसे कि रोज़गार के क्षेत्र में अब इससे रिसाइकल वगैरह जब किया जाएगा और ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा तो फिर प्लास्टिक को ढूंढना, बेचना, फिर उसे वहाँ तक वाहन वगैरह से पहुँचाना, फिर इन सारी चीज़ों में जो है जो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसके अलावा जो है कंपनियों को प्लास्टिक के न्यूट्रल बनने का भी अवसर मिलेगा, उसका क्रेडिट वगैरह या फिर न्यूट्रल उन सारी चीज़ों में मिलेगा। और इससे जो है वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक सहयोग को कैसे बढ़ावा मिलेगा? तो इससे प्लास्टिक को कम करने और प्लास्टिक के को रिसाइकल करने एवं अपने क्षेत्र में प्लास्टिक कम करने से जो है कहीं न कहीं इससे जो है वैश्विक सहयोग भी देखने को मिल सकता है। अब इसके जो फ़ॉल्स सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने तो देख लिया ट्रू सॉल्यूशन, अब इसके फ़ॉल्स सॉल्यूशन भी हमें देखे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं इसके ये पॉइंट जो है ये गलत हो सकते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक उत्पादन कम करने का ये असली दबाव नहीं बनाता है। अब इसके इनको द्वारा कहा जा रहा है ये कहीं न कहीं असली दबाव नहीं बना रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ग्रीन वॉशिंग का खतरा भी है इसके द्वारा। अब देखिए, जैसे कि कोई भी कानून बनता है तो उसे कानून को लागू करने और उसे इफ़ेक्टिव बनाने में टाइम लगता है। तो एक तरफ उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक तरफ उसका नेगेटिव पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रिसाइक्लिंग सिस्टम की सीमाएँ, अब इसकी सीमा क्या है कि सभी तरह के जो है प्लास्टिक उसको हम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हमें एक वर्ड का यूज़ बार बार देखने को मिल रहा है, ग्रीन वॉशिंग का खतरा। अब ये ग्रीन वॉशिंग का खतरा क्या है? तो ये जो ग्रीन वॉशिंग का जो खतरा हमें देखने को मिल रहा है, यह एक ग्रीन वॉशिंग जिसमें जो है कंपनियां ऐसा दिखा रही है कि वो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण का हितैषी का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो है उनका काम पर्यावरण पर सकारात्मक असर न कम डालना या फिर ना के बराबर डालना, जिसे हम ग्रीन वॉशिंग के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो बस दिखावा करती है कि हम पर्यावरण के साथ हैं, मगर वो बस अपने मतलब से ही वर्क करती हैं। अब प्लास्टिक क्रेडिट के संबंध में अगर इसकी बात करें तो कुछ कंपनियां प्लास्टिक उत्पादन जो है कम करने के बजाय केवल क्रेडिट को खरीद कर प्लास्टिक न्यूट्रल होने का दावा करती, जैसे कि वो प्लास्टिक के उत्पादन को कम नहीं करती है बल्कि सीधे खरीद लेती है, क्रेडिट ले लेती है और
फिर वगैरह फेंक वगैरह देती है और प्लास्टिक का न्यूट्रल होने का दावा कर लेती है कि हाँ, हमने इतना प्लास्टिक का उत्पादन को कम किया है, बल्कि वो ऐसा कुछ नहीं करती है। और इसी वजह से जो इसका जो असली समस्या है, इसके उत्पादन पर कोई ठोस कदम नहीं हो पाता है, जो इसके विरोधी हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। और इसके अलावा जो है, और वो जो है अपना ध्यान कहाँ पे देती है, तो ब्रांड एवं इमेज को सुधारने में ध्यान देती है, मगर जो मेन प्रॉब्लम है उस पे उनका ध्यान नहीं देता है, और जिससे जो है वो वहाँ के लोगों को जो है भ्रमित करती रहती है, और पर्यावरण की समस्याओं से उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये इसके फॉल सॉल्यूशन के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबल एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो इसके ग्लोबल एग्जाम्पल तो इसके हमें दो मिलते हैं पॉजिटिव वे में। प्लास्टिक क्रेडिट एक्सचेंज जो फिलीपींस के द्वारा किया गया था, अभी इंडिया में कोको कोला के द्वारा एक किया जा रहा है रिटर्न एंड रिसाइकलिंग। अब इसके अलावा जो हम बात करेंगे इसके निगेटिव पॉइंट, तो निगेटिव पॉइंट किसके द्वारा दिया गया, तो जैसा कि हमने देख लिया कि पहले ही देख लिया, बहुत सारी कंपनियों पे भी ऐसा आरोप है, तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही। अब हम एक टॉपिक पे बात करेंगे घाना, जो भी वी द क्लीन सिटी, तो घाना के बारे में बात करते हैं। ये देखना, घाना के इफ़ेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो घाना है ना, अगर हम घाना की अभी की जो कंडीशन की बात करें, तो घाना में वर्तमान में प्लास्टिक की स्थिति अगर देखें, तो उसका जो उत्पादन है 1.1 मिलियन टन से भी अधिक कचरा जो है हर साल होता है, जो कि पहले की तुलना में अगर और वर्ष की अगर तुलना में करें तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से केवल 9% का ही रिसाइकल किया जाता है। 41% को इसमें से जो है एक साइड छांट कर इकट्ठा किया जाता है, और बाकी के जो इसमें 50% बचते हैं वो अनकलेक्टेड रह जाते हैं, उन्हें नहीं कलेक्ट किया जा पाता है, जिसके वजह से जो है वहाँ का नतीजा जो है साफ़ सफाई, जलवायु और सार्वजनिक क्षेत्रों में और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इसका जो है भारी प्रभाव देखने को मिलता है। अब इससे जो है इस वहाँ के जो जनता के आम जीवन पे जो इसका आर्थिक प्रभाव है, वो प्लास्टिक से निपटने के लिए घाना में हर साल 6 अरब डॉलर, जबकि वहाँ की जीडीपी का 11% खर्च किया जाता है, वो करना पड़ता भी है और खर्च किया जाता है, करना पड़ता है, जिससे कि ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीडीपी का 11% इस चीज़ों पे खर्च करना। इसके अलावा वहाँ पे जो है इसके पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य पर भी इसका इफ़ेक्ट मिलता है। अब जैसे कि प्लास्टिक जमा के कारण कई सारे शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है बारिश का पानी नहीं निकल पाता है, गंदी नालियाँ, और इससे जो है नाली जाम वगैरह की समस्याएं होती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। वहाँ के पानी भी साफ़ नहीं हो पाते। प्लास्टिक के फैलाव से जो है मछलियाँ, कछुए और समुद्री जीव भी प्रभावित हो जाते हैं, और उनका जो है इकोसिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और खुले में प्लास्टिक को जलाना की वजह से हमने देखा था कि हमें डाइऑक्सिन और फ्यूरोन जैसी जहरीली गैस का भी सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं, कैंसर वगैरह की भी नीतियाँ देखने को मिल रही थी। तो इसी को जो सुधारने के लिए घाना में अगर हम बात करें, इसके अलावा तो घाना में जो है अभी की जो सिचुएशन है, वहाँ पे 8,40,000 टन इस श्रेणी में आते हैं जिनका रिसाइकलीकरण अभी कूड़े हैं, जिसमें से कि 9 से हमने देख लिया इतने % का ही हो पाता है। अब इसके जो समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र में भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी लगभग यही सेम कंडीशन बनी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक लेडी की। अब ये लेडी की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जिनका नाम है लिडिया बाम्पो आकरा। अब ये जो है लिडिया बाम्पो आकरा, इन्होंने जो है वहाँ के जो कचरे को इकट्ठा करने की शुरुआत की थी। अब ये क्या वजह था, तो हम एक स्टोरी है इनकी, स्टोरी से हमें देखने को मिलती है। एक दिन वो जो है सुबह सुबह, उनकी जो ईयर है वो 50 ईयर की ओल्ड की हैं, वो जो है ऑफिस की एक झोपड़ी की ओर जा रही थी।
तो वहाँ पे ना एक यार्ड के पास उन्हें रिसाइक्लिंग किए जाने वाले कचरा से वो भरा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है शहर में घूम-घूम कर कचरे को इकट्ठा करती हैं और वो जो टीमों को समन्वित करती हैं। जब उन्होंने ये तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी ना, तो आस-पास के लोग वगैरह जो थे उन्हें गिद्ध और चुड़ैल जैसे नामों से बुलाते थे। यहाँ तक कि उनके परिवार फैमिली मेंबर ने भी उन्हें रखना से इनकार कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने धीरे-धीरे ये काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद वे अकारा बोल्ट ट्राईसाइकिल की जो वहाँ के जो एक संस्था है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अध्यक्ष बन गई और अब तक जो है उन्होंने करीब 8,000 कचरा बीनने वाले का भी प्रतिनिधित्व कर लिया। अब उन्हें प्यार से जो है मदर क्रिसमस भी कहते हैं। और इस कमाई और संघर्ष में जो कचरा बीनने वाले ज़्यादातर जो है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं, जिसकी जो लगभग की जो सैडी है वो 45 से 50 रुपये प्रति किलो पे बिकती है। अब इसकी इनकी स्टोरी से तो हमें ये पता चला, इन्होंने जब स्टार्ट किया और इन्होंने इस तरफ जो है एक योगदान भी दिए और उनकी योगदान से वजह से जो है वहाँ पे 60% प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग के हिस्से में जाता है और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन के उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी डाली। और इनका जो योगदान एवं रोजगार में, सफाई एवं रोजगार दोनों के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे इंडिया के इफ़ेक्ट से। तो इंडिया के अगर इफ़ेक्ट से हम देखने की बात करें तो इंडिया में जो है जैसे कि ERP और भारत के और स्टार्टअप वगैरह और NGO वगैरह संस्था भी प्लास्टिक को रोकने के लिए चलाई जा रही हैं। तो अभी हमने हाल में देखा था भारत में जो है प्लास्टिक के प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जो है प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया था। इसकी जो वजह थी कि भारत में बहुत सारे तरह के प्लास्टिकों पे प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे विश्व का जो है प्लास्टिक का आधा जो हिस्सा है वो आता था। जैसे कि अगर हम बात करें तो 34% प्लास्टिक का उत्पादन यहाँ से किया जाता था। भारत की अगर सिचुएशन देखो तो दुनिया में 74% प्लास्टिक का उत्पादन भारत और 2 देशों के बीच मिलाकर किया जाता था। इसीलिए भारत में जो है प्लास्टिक पर बैन भी लगाया गया था। अब ये प्रतिबंधित बैन किस तरह के वस्तुओं पे लगाए गए थे, तो जैसे कि प्लेट, कप, चम्मच, कांटे वगैरह जैसी चीज़ों पे भी लगाए गए थे। और ये जो है यह जो प्रतिबंध था वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ERP की नीति भी प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए लागू की गई है भारत में। अब ये क्या है, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक पर्यावरणीय नीति है जिसमें जो है उत्पादन वाली जो कंपनियों पर उसके जो पूरा जो प्रोडक्शन एवं डिस्पोजल की जिम्मेदारी लेनी होती है। ये फिर उस ERP नीति के तहत किया गया था। इसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक और ई-वेस्ट और पैकिंग मटेरियल के मामले में, तो जैसे कि जो कंपनियां हैं जो इस तरह का उत्पादन करती है उसे प्लास्टिक का उत्पादन से लेकर डिस्पोजल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, जिसका उद्देश्य था कि कचरे को कम करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। और 2022 से जो ERP में लागू किया गया था, प्लास्टिक पैकेजिंग में के तहत कंपनियों पर बाज़ार में डाले गए प्लास्टिक की मात्रा को रिकॉर्ड करना और इसके अलावा जो है उतनी ही मात्रा में इकट्ठा हुए को रिसाइकलिंग करना। अब जो घाना में ERP की स्थिति को देखेंगे तो 2020 के बाद जो इसका फ्रेमवर्क बहुत तेज़ी से देखने को मिला। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो केवल क्रेडिट्स वगैरह पे हमें निर्भर नहीं रहना होगा। अगर प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना है तो इसके बदले हमें बहुत सारे जो है प्लास्टिक को छोड़ के कागज़ वगैरह और इसके जो है इन नए तरकीब को निकालना होगा, या तो इसके रिसाइकलिंग करने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा या फिर प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना होगा। इसके अलावा जो इसके रिसाइकलिंग है उसके अलावा हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की भी ज़रूरत है और इसके अलावा एक लोकल कम्युनिटी आधारित सॉल्यूशन भी लाना होगा। केवल हमें ओनली सरकार पे निर्भर ना रह के हमें अपनी तरफ से भी इसमें कुछ योगदान करना होगा। तो चलिए अब हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकालते हैं कि ये सिर्फ एक
सहायक जो है क्रेडिट्स, वो सिर्फ एक सहायक समाधान नहीं है, जब तक कि हम आम लोग भी मिलके इसमें पूरी तरह से अपना सहभागी ना दें तब तक। इसके अलावा देखें तो इनसे जो है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, फंड और जागरूकता बढ़ सकती है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब प्लास्टिक के उत्पादन में कमी आएगी और इसके वैकल्पिक सामग्रियों का यूज़ हम करेंगे। जैसे कि प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हम करना बंद करें। इसके अलावा हम अपने जो खाद्य वगैरह को है, जैसे कि पॉकेट वगैरह की चीज़ें हैं, उसके किसी और ऐसे इनोवेटिव तरीक़ों को ढूँढें कि हम उसे किसी और चीज़ में उसकी पैकिंग कर सकें। अभी हमने कुछ जगहों पे अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे पन्नी का इस्तेमाल कम हो के कागज़ की थैलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे सारी कंडीशन को हमें लाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें क्रेडिट पर निर्भर नहीं रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हम ऐसे ही नई नई सेशन, करंट अफेयर की सेशन आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।